नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त आप हमें न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन। सुकेश, बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं सुकेश के साथ इसलिए मौजूद हूं क्योंकि बिहार से जुड़ी दो अहम खबरें जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं, उन खबरों पर बात करना और उनके अंदर की जो खबर है वो आप तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। देखिए, पहली खबर, बिहार में विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। नाम विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से आते हैं और वो स्पीकर आज चुन लिए गए। दूसरी बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव जो कि आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक फोन कॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये फोन कॉल उन्होंने किसको किया था? ये फोन कॉल किया था उन्होंने एक बीजेपी के विधायक को। क्यों किया था? ताकि अपने पक्ष में मतदान करवाया जा सके या फिर उस विधायक को इस बात के लिए मनाया जा सके कि वो विधानसभा में ना पहुंचे ताकि उनका स्पीकर चुना जा सके, ऐसे गोटियां सेट करके। अब लालू प्रसाद यादव जब ट्रेंड हो रहे हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि वो तो होटवार जेल में रांची में मौजूद हैं, वहां पर बंद हैं, तो फिर फोन कैसे कर रहे हैं? अब इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि सुकेश मेरे साथ हैं। बिहार की राजनीति को सुकेश आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन पहले तो ये बताइए, रसूख वालों के लिए कोई जेल, कोई सजा कुछ मायने रखता है? दो पहलू हैं। ठीक कहा आपने आशा कि एक सजा याफ्ता कैदी हैं लालू यादव, क्या वो फोन पे बात कर सकते हैं? एक पहलू ये है जी। दूसरा पहलू है कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल सा दिख रहा है बिहार में, क्या वो सही में है या वो बनाया जा रहा है? दोनों का एक एक करके जवाब देता हूं जी। किसी भी सजा याफ्ता कैदी जब वो जेल में होता है वो न्यायिक हिरासत होती है, जुडिशियल कस्टडी। कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर बहुत जरूरी है उसे फोन करना है तो वो जेल सुपरिंटेंडेंट को एक आवेदन देगा, जेल सुपरिंटेंडेंट उस पर विचार करेगा और उसके बाद वो इस फैसले पे पहुंचेगा कि इन्हें सरकारी फोन से बात करने दिया जाए कि न करने दिया जाए। लालू यादव, अब अगर उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें, वहां पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है जिसको लालू यादव की पार्टी भी समर्थन कर रही है, उनके विधायक भी हैं, मेरे ख्याल से उनके एक मंत्री भी हैं। तो क्या ऐसे में ये एक बड़े सवाल को जन्म देता है कि बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, हजारों लोग, लाखों लोग मुझे लगता है विचाराधीन कैदी होंगे देश में, जो बाहर नहीं निकल पाते, उनका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन जो रसूख वाले लोग हैं, क्या उनकी पहुंच यहां तक है कि वो फोन पे लगातार बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे स्टेट की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं? अगर इस बात में सच्चाई है, हम इस कैविएट के साथ बात करें आशा, कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये उनकी आवाज है कि नहीं है, ये आवाज उनसे मेल खाती है, ये आवाज उनकी लगती है, किसी विधायक को फोन किया गया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में फोन किया गया है, तो हो सकता है कि ये फोन उनका हो। अगर हम ये मानकर चलें बीजेपी के आरोपों को, ये बीजेपी ने टेप जारी किया है, सुशील मोदी ने किया है, तो हम मानकर अगर चलें कि ये फोन लालू यादव का था, तो ये गंभीर मसला है। बिल्कुल। पहला, उसकी लीगैलिटी को लेकर कि आखिर कैसे हो रहा है ये, क्या आंखें बंद है, क्या हमारी व्यवस्था ऐसी है, सिस्टमेटिक फेलियर है ये? और दूसरा कि क्या पॉलिटिकल टर्मोइल है एक बिहार में। देखिए, एक थिन मेजॉरिटी पे है ये सरकार। ये पहली दफा है, हमने 2005 की सरकार देखी है, हमने 2010 की सरकार देखी है, हमने 2015 की सरकार देखी है, वो एक थंपिंग मेजॉरिटी वाली सरकार थी। 2020 का जो चुनाव था उसमें आरजेडी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, उसने बहुत टफ कंपटीशन दिया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी डुओ को। एनडीए जीत गया, लेकिन वो उसकी संख्या 125 विधायकों की है, 122 का आपको मालूम है बहुमत होता है। ऐसे में पहली जीत होती अगर स्पीकर उनका चुन लिया गया होता, तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग ये होती कि ये सरकार को बहुमत नहीं है, डवाडोल है। बिल्कुल। तो लालू यादव का ये फोन करना, अगर उनकी आवाज है और उसमें सच्चाई है, तो लालू यादव का ये फोन करना इसकी तरफ इशारा करना था कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी और जेडीयू की सरकार नहीं है आशा। कॉल से ये कैसे माने कि सब कुछ ठीक नहीं है? वो इसलिए है, अगर बीजेपी और जेडीयू, मैं उसी पे आ रहा था, बीजेपी और जेडीयू की सरकार नहीं है, ये बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी की सरकार है। अगर हम और वीआईपी के लोग उससे हट जाते हैं तो ये सरकार अल्पमत में आती है। ये सिंपल मेजॉरिटी वाली सरकार है। वहां नहीं गए, ये गए एक जेडीयू के विधायक को फोन, बीजेपी के विधायक को, ललन पासवान बीजेपी के विधायक हैं, उनको फोन किया। हो सकता है कि ऐसे फोन कॉल बाकी लोगों ने और भी जगह किए होंगे। ये देखिए, अमूमन बिहार में जो स्पीकर चुना जाता है वो परंपरा ये है कि सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी है कि वो
पहले धक्के में लालू यादव ये जताना चाहते हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर कुछ विधायक एब्सटेन कर जाते, कुछ विधायक नहीं पहुंच पाते वहां, और वो संख्या 122 की नहीं हो पाती, 123, 24, 25 जो उनकी संख्या है, 125 जो उनकी संख्या है, उससे अगर कम विधायक होते तो सीधा सवाल उठता, आशा फिर हम चर्चा ये कर रहे होते कि बाकी विधायक कहां गए। मतलब एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। तो फिर अब सुकेश ये कहें नहीं लालू यादव गलत सोच रहे हैं, ये सरकार मजबूत है, ये मैसेज तो फिर हम ले लेते, क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो तो बीजेपी का चुन लिया गया, विजय कुमार सिन्हा। हाँ, यही है कि ये बड़ा रेकलेस स्टाइल है कि आपको मालूम है कि संख्या बल उनके पास है, अभी अभी सरकार बनी है, हो सकता है कि पहले भी कोशिश हुई होगी, वो कोशिश नाकामयाब हुई, ये सरकार फॉर्म हो चुकी है, लेकिन अपने काडर को एक टांग पे खड़े रखने के लिए कि आने वाले दिनों में ये सरकार जाने वाली है, इस सरकार का भरोसा नहीं है। पहले उन्होंने एक माहौल ये बनाया कि ये जनमत की चोरी हुई है, ये दरअसल हमको जनता ने मैंडेट दिया था, बहुत कम अंतर से कई सीटों पे हमें हरा दिया गया प्रशासन की मदद से, और उसके बाद ये सरकार बनी है। और दूसरा, उसके बाद भी अगर विधायक नहीं आ रहे हैं, फिर ये बिकरिंग की बात आती कि इसका मतलब जेडीयू बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जेडीयू बीजेपी का समर्थन नहीं करना चाहती, बीजेपी जेडीयू का समर्थन नहीं करना चाहती। याद करिए अभी तक जो पिछली बार का याद करिए आप कि जेडीयू का स्पीकर हुआ करता था, इस बार बीजेपी एक बड़ी पार्टी, वो लेसर पार्टनर नहीं है, वो एक डोमिनेंट पार्टनर है। तो फिर ये मैसेज देने की कोशिश होती कि नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये सेल थ्रू नहीं कर पा रहे। तो जो मैसेज नहीं गया, तो इसका मतलब ये माने कि ये सरकार मजबूत है, आपका विश्लेषण मजबूत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार मजबूत है। 122 की संख्या होनी चाहिए, 125 की फकत संख्या है इनके पास। और ऐसे में जबकि बीजेपी और जेडीयू में अंतर काफी ज्यादा है, ऐसे में जबकि नीतीश कुमार एक डिसाइसिव सीएम जो आज तक दिखे थे, हो सकता है कि इस टर्म में वो डिसाइसिवनेस वो ना दिखाई दे। 43 विधायकों के साथ वो मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जो हनक होती है, जो एक सेंट्रलाइज्ड पावर नीतीश कुमार का था, जो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, क्या वो रिफ्लेक्ट करेगी उनके गवर्नेंस में? ये हमेशा, इस पे हमेशा हमारी नजर। बिहार को इसके लिए तैयार होना चाहिए कि ये तो होता रहेगा, कम से कम अभी जो ये प्रकरण हुआ है उससे तो यही समझ आता है। लेकिन मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ सुकेश, सुशील मोदी का बयान भी है जो उन्होंने ट्वीट किया, ये जो ऑडियो क्लिप ट्वीट किया, उसके साथ सुशील मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने जिस नंबर पर फोन आया था ललन पासवान को, उस नंबर पर फोन मिलाया, तो फोन किसने उठाया? लालू प्रसाद यादव ने। तो सुशील मोदी ने कहा इस तरह की गंदी हरकतें ना कीजिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो जब सुशील मोदी ये कह रहे हैं सीधा सीधा, आरजेडी सीधा क्लेम करती है मानहानि का दावा करेंगे, तो अगर सुशील मोदी ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक सिर्फ ये कहा गया कि नहीं फर्जी है, ये नहीं कि सुशील मोदी हम मानहानि का केस करेंगे, तो कहीं आरजेडी बैकफुट पर है। इसका मतलब देखिए, इसको पता करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में इसको फिगर आउट करना कि ये फोन कहां से आया था, ये बड़े आराम से हो सकता है। इसकी सही जांच होनी चाहिए। एक फोन नंबर से फोन आया, वो फोन नंबर हमें मालूम है, वो फोन नंबर किसके नाम का है, उस फोन की लोकेशन उस वक्त क्या थी, उस सिम की लोकेशन क्या थी, उस नंबर की लोकेशन क्या थी, क्या वो वहीं पे थे, क्या पहले तो वो झारखंड से फोन किया गया, पहले ये एस्टैब्लिश होगा, फिर क्या वो फोन रांची से किया गया, वो एस्टैब्लिश होगा, फिर वो किस लोकेशन से किया गया, वो लोकेशन भी पता चल सकता है। आसान तो है, लेकिन जांच करेगा कौन? नहीं, ये जांच तो होनी चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए, दोनों पक्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। एक जो आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी, और सुशील मोदी लीगल बैटल में बहुत माहिर आदमी है, ये हम सब जानते हैं। चारा घोटाले में भी सबसे आगे वो थे, वो ललन सिंह और तमाम ऐसे लोगों ने लालू यादव को घेरने का काम किया था। सुशील मोदी लीगल बैटल के लिए बड़े फेमस हैं, और जिनके खिलाफ करते हैं उनके लिए बड़ा इनफेमस है कि वो पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो ये साबित करना चाहते हैं, वो अगर जांच की डिमांड करते हैं, और अगर लालू यादव और उनकी पार्टी को ये दिखाना है कि ये दरअसल एक बवंडर बनाया जा रहा है, एक मैसेज ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि लालू यादव को बीच में ले आओ, लालू यादव को के नाम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, तो उन्हें भी जांच की डिमांड करनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर लालू यादव के आवाज से किसी और ने फोन किया है, अगर उस फोन की लोकेशन रांची में नहीं है, अगर उस फोन की लोकेशन वहां नहीं है जहां लालू यादव है, अगर वहां लोकेशन वही है जहां लालू यादव है, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कड़ियां जुड़ती हैं कि फोन वैसे व्यक्ति को किया गया जो उनको पॉलिटिक्स में मदद कर सकता है, एक ऐसे आदमी ने किया जो रसूखदार आदमी है, एक ऐसी जगह से किया जहां वो दरअसल है,
ये साबित होना बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक सिस्टमेटिक फेलियर की तरफ इशारा करता है कि एक फ्रेंडली गवर्नमेंट वहां है तो क्या आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इसमें बीजेपी क्या करेगी? नहीं, बीजेपी तो कुछ करेगी। देखिए, कि सिर्फ आरोप लगाया, मसला खत्म, स्पीकर चुन देखिए, बीजेपी जांच की डिमांड करेगी। बीजेपी करेगी, को जो अचीव करना था बीजेपी ने कर लिया। बीजेपी ने ये इस बिना पे आरजेडी के गेम प्लान को एक्सपोज कर दिया, वो बताएगी। ठीक है, ताकि आगे इस तरीके की कोई कोशिश ना हो। जो ऐसे लोग हैं जो फेंस पे खड़े हैं, हो सकता है एनडीए के अंदर ऐसे लोग हों जो फेंस पे खड़े हों, उनको भी एक मैसेज मिल गया कि अब सब लोग चौकन्ने हैं, हम ये खेल नहीं खेल सकते। तो बीजेपी ने एक नैरेटिव क्रिएट करना था कि दरअसल जिस आरजेडी की ये बात करते हैं, जिस लालू यादव को, जिस राबड़ी देवी को इन्होंने पोस्टर पर से हटा दिया है, वो दरअसल असली नायक वही हैं। और दरअसल नायक नहीं, खलनायक हैं। जो लालू यादव और उनके परिवार को, आरजेडी के जो मुखिया हैं, उस पूरे परिवार को इस पे डेमोनाइज करने की कोशिश हुई है कि दरअसल नियम कानून में इनका कोई यकीन नहीं है, ये रेकलेस होके फोन करते हैं, ये हर काम अपने हिसाब से करते हैं। वो एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक फोन रिकॉर्ड बढ़ाया गया है, कॉल रिकॉर्ड बढ़ाया गया है। एक तीर से दो निशाने हैं। एक तो अपने भी अंदर लोगों को सतर्क कर दिया गया कि अगर आप भी कोई ऐसी कोशिश करते तो हमें पता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है फिर आगे ऐसी कोशिश, ये बैटल खत्म है क्या? ऐसी कोशिश आरजेडी फिर नहीं करेगी, या बीजेपी को अभी सतर्क रहना होगा, या अपने आप को मजबूत बना पाएगी इस पूरे प्रकरण से? देखिए आशा, बिहार की राजनीति को, आज की राजनीति को अगर आप देखें तो कई लेवल पे चुनौतियां हैं। एक विपक्ष ऐसे सामने खड़ा है जो इस बार नंबर में काफी स्ट्रांग है। दूसरा, एक सरकार जो बनी है उसमें एक मैं कहूं एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा है कि एक व्यक्ति जो 15 साल से एक छत्र राज कर रहा था, जिसके चेहरे पे चुनाव जीता जाता था, जो एक नायक हुआ करता था, जिसकी यूएसपी गवर्नेंस हुआ करती थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्या नीतीश कुमार 43 विधायकों के साथ इतने कंफर्टेबल तरीके से सरकार चला पाएंगे? क्या बीजेपी उसी तरीके से सबड्यूड रोल में रहेगी, या बीजेपी बिग ब्रदरली ट्रीट करेगी? अब बिग ब्रदर हो जाएगी, वो लेसर पार्टनर नहीं होगी। क्या नीतीश कुमार दबाव में होंगे? क्या तो एक उनके अंदर का जो कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरा, क्या वीआईपी और हम के लोग एक साथ रहेंगे? क्या ये कुछ दिनों तक, पहले तक महागठबंधन में थे। 2019 का चुनाव इन दोनों दलों ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। तो आज तो इनका एलिजेंस जो है वो नीतीश कुमार के लिए है, बीजेपी के लिए है, एनडीए के लिए है। कल को भी ऐसा रहेगा क्या? तो इसलिए ये सरकार टेंटर हुक्स पे है। ये नीतीश कुमार और बीजेपी इसको कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और क्या नीतीश कुमार मैनेज करना चाहेंगे, या फिर नीतीश कुमार दबाव में होंगे? आपने बात कही, क्योंकि मैं ये देख रही थी अभी सुकेश, एक भी ट्वीट या कोई बयान सामने नहीं आया नीतीश कुमार का। ये देखिए, इतनी बड़ी बात हो जाती है, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया, लेकिन कोई बयान सामने आया ही नहीं नीतीश कुमार का। इसे कैसे देख रहे हैं? हम मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि नीतीश कुमार आखिर इस पे क्या कहते हैं। नीतीश कुमार क्या हमला करेंगे? नीतीश कुमार, अब चूंकि चुनाव खत्म है तो उनका हमला भी एक करीने का हमला होगा। अभी तो वो हमला करेंगे, एक करीने से हमला करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। लेकिन मैं एक लार्जर पॉलिटिक्स की तरफ देख रहा हूं कि क्या जिन स्थितियों में सरकार बनी है, जो परिस्थितियां आज की तारीख में है, क्या ये कंफर्टेबली सरकार 5 साल चलने वाली है क्या? इस पे सबकी निगाह है। नीतीश देखिए, नीतीश कुमार के 2 यूएसपी थे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि एक उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, कि वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी एक सेक्युलर व्यक्ति थे। जब उन्होंने महागठबंधन की तरफ रुख किया और फिर महागठबंधन को छोड़ के वो एनडीए की तरफ चले गए, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया, एनडीए का नेता मान लिया, उन्हें अपराजेय शब्द की संज्ञा दे दी, तो उनका जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज दिखा। तो वो एक बहुत बड़ा चोट नीतीश कुमार के ऊपर लगा कि जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो नीतीश कुमार की अब नहीं रही। दूसरा क्या था? गवर्नेंस। नीतीश कुमार जिताऊ हैं, नीतीश कुमार गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। 43 विधायकों के साथ नीतीश कुमार की वो जिताऊ वाली जो इमेज थी उसको भी बड़ा डेंट लगा है। इन 2 डेंट्स के साथ नीतीश कुमार, देखिए
आपदा में अवसर होता है। तो क्या नीतीश कुमार इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपने आप को ऐसा दिखाना चाहेंगे कि ही इज डाउन बट ही इज नॉट आउट? तो नीतीश कुमार के अगले मूव की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इस सरकार को नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है कुछ कहना। नीतीश कुमार ये वे करके देखना चाहेंगे कि जिस हनक के साथ, जिस डिसाइसिवनेस के साथ वो सरकार चला रहे थे, अगर उनको उस चलाने में दिक्कत होगी तो नीतीश कुमार के अगले मूव की प्रतीक्षा करिए। वो कुछ दिनों में हमें इस बात का अंदाजा लगने लगेगा कि नीतीश कुमार क्या वही नीतीश कुमार है जो 2005 से 2020 तक थे? क्या वो बदलने के लिए तैयार है या फिर वो डिगने को तैयार नहीं है? बिल्कुल, ये बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है, पल पल बदलती है। हालात कल क्या होंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल का ये सिनेरियो है जो हमने सुकेश से समझने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका सुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और न्यूज़ 24 के साथ हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।